नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। और टॉप न्यूज में होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की करेंगी शुरुआत। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना लक्ष्य। निक्षय मित्र पहल का भी करेंगी शुभारंभ। राजपथ अब इतिहास की बात, कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी किया अनावरण। रक्षा सुरक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर सहमत भारत जापान। दोनों देशों के बीच टोक्यो में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण पर भी चर्चा। ब्रिटिश शाही परिवार के एक युग का अंत। लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले बने पहले भारतीय। फाइनल में 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जीता खिताब। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। महारानी ने 70 साल तक शासन किया। शाही परिवार ने बयान जारी कर उनके निधन की जानकारी दी है। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास में किसी शासक के सबसे लंबे समय तक किए गए शासन का भी अंत हो गया। महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थी और वो अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन की गवाह रही। उनके निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी चार्ल्स 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में उनके अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। महारानी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज षष्ठम की मृत्यु के बाद महारानी बनी। अगले वर्ष वेस्टमिंस्टर एबे में उनका राज्याभिषेक किया गया। ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महारानी के निधन की खबर पर कहा है कि हम सभी गहरी पीड़ा में हैं। देश और दुनिया के लिए ये एक बड़ा झटका है। We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1982 में महारानी के साथ अपनी पहली मुलाकात और 2021 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी की मेजबानी को याद किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से वो बेहद दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता की प्रतिमूर्ति रही। प्रधानमंत्री ने उनके साथ 2015 और 2018 में हुई यादगार मुलाकातों को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनकी गर्मजोशी और उदारता को मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके निधन से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करने वाली हैं, जिसका मकसद साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। राष्ट्रपति निक्षय मित्र पहल की भी शुरुआत करेंगी, जो इस अभियान का अहम हिस्सा होगी। निक्षय मित्र पोर्टल दानदाताओं को टीबी का उपचार करा रहे लोगों के लिए अनेक तरह की मदद देने का मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में हुए दिल्ली एंड
टीबी समिट 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाली तस्वीर में नए रंग भरे जा रहे हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है और हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इंडिया गेट पर बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के तहत हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और आधुनिक लाइट्स लगाई गई हैं। उन्होंने नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर एक प्रदर्शनी को भी देखा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए सिरे से बनाए गए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ बीमारियों के बचाव के बारे में जागरूकता पैदा करने पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सूरत के ओलपाड़ इलाके में आयोजित एक चिकित्सा शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य ही बेहतर भविष्य का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में नव भारत साहित्य मंदिर की ओर से आयोजित कल मनो कार्निवल पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला नए और युवा लेखकों के लिए एक मंच बन गया है और ये गुजरात के साहित्य और ज्ञान के विस्तार में भी लगातार मदद कर रहा है। बदलते समय के साथ किताबों को पढ़ने की हमारी आदत बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। फिर किताबें चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में। भारत और जापान के बीच टोक्यो में 2+2 बैठक में रक्षा और सुरक्षा मामलों पर गहन चर्चा की गई। चर्चा में भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने देश की तरफ से वार्ता का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच संपन्न 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में यह भी तय हुआ कि दोनों देश संयुक्त रूप से किसी हमले की स्थिति में आपसी सहयोग करेंगे। इस मामले में आने वाले दिनों में भारत और जापान की वायुसेना के बीच सैनिक अभ्यास की बात भी तय की गई। बैठक के बाद हुए संवाददाता सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की स्थापना को पूरे देश में शांति के लिए आवश्यक बताया गया। दोनों देशों ने कोरोना पश्चात दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण पर भी
संयुक्त रूप से चल रहे प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया। बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की गई। Enhancing the defense equipment and technological cooperation between India and Japan is one of our key priority areas. In our meeting today, I had the opportunity to propose engagements in emerging and critical technological domains. 2+2 बैठक से इतर भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठक भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री ने आपसी रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सेनाध्यक्षों के स्तर पर भी बातचीत करने का निर्णय लिया और रक्षा के आधुनिक उपकरणों के व्यापार को सुगम बनाने के तरीकों to realize the full benefits of the substantial convergence in our interests and outlook. They obviously concentrate on the Indo-Pacific, but extend to many other regions, many other regional, global, and multilateral platforms as well. The exchange of views on the crucial situations facing the international community today was particularly useful. यहाँ इस बातचीत के दौरान ये निर्णय लिया गया और रक्षा के आधुनिक उपकरणों के व्यापार को सुगम बनाने के तरीकों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद प्रशांत की स्थिति पर निगाह रखने के लिए संबंधित देशों के साथ राजनयिक संपर्क मजबूत करने पर जोर दिया गया और बहुध्रुवीयता को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर संयुक्त रणनीति बनाकर काम करने का निर्णय लिया गया। टोक्यो में 2+2 बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्व लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में पीछे हटना शुरू कर दिया है। संयुक्त बयान में ये कहा गया है कि भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में हुई सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। बयान के अनुसार 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक में इस पर आम सहमति बनी थी। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए बेहद आवश्यक है। भारत ने अप स्किलिंग पहल को बढ़ावा दिया है। देश में कुछ उत्कृष्ट एडटेक कंपनियों और स्किलिंग इनिशिएटिव है और अमेरिका का दौरा कर रहे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने अमेरिका को पेशकश की है कि दोनों देश मिलकर अन्य देशों में लागत प्रभावी समाधान में सक्षम होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा से मुलाकात की। इस दौरान भारत जापान आर्थिक सहयोग को और गति देने के लिए व्यापार, नौकरी में वृद्धि और पारस्परिक हित के क्षेत्रों के विस्तार पर चर्चा की गई। उन्होंने भविष्य में अनेक हाई टेक क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। I saw tremendous potential for India's engagement with them, particularly as they themselves shared with me, nearly 60% of their revenue is generated by Indians working for that company. इससे पहले पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ बैठक की और भारत अमेरिका व्यापार और निवेश संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री लॉस एंजलिस में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मिले। उन्होंने स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ। We will take a closer look
at India's multifaceted ties with Bangladesh. Independent Bangladesh's relation is based on a shared, history of our liberation war. What more can be done to boost trade and investment? Trade, business and investment within two countries has, I think, reached to a level where with this particular structure and mechanism, we can't go to the second layer. ब्रेक के बाद सबसे पहले कुछ अहम खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज द अरबी वर्जन ऑफ मजमा उल बहरीन ऑफ दारा शिकोह की पुस्तक का विमोचन करेंगे। वो अमेजिंग इंडियंस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। भारत ने आज से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उसना चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। ऐसे में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस कानून में किसी पूजा स्थल की 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी पूजा स्थल को फिर से हासिल करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद वहां जाते वक्त रास्ते में गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वो पार्टी की राज्य इकाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत नागरकोइल में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से की। उनके साथ कई नेता और कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। मेघालय विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। सत्र 16 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में 6 कामकाजी दिवस होंगे। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी नौकरी गारंटी योजना लागू करने की पहल की है। ये योजना आज से शुरू होगी। योजना में 18 से 60 आयु वर्ग के लोग पात्र होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने 2022 में रिकॉर्ड 82,000 भारतीयों को छात्र वीजा जारी किया है, जो किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। अमेरिका में पढ़ने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्र करीब 20% हैं। जयपुर में राजस्थान बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक मजबूत, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थाओं में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। I am a strong votary that without free, fair, independent judiciary, democracy cannot blossom. Cannot. It is required that highest regard be imparted for our judges. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास की जड़ें गांव में हैं और अगर हर ग्रामीण इसका लाभ उठाकर योगदान करेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित अपने पैतृक गांव किठाणा में आयोजित सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और वो दिन दूर नहीं जब भारत 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे जगदीप धनखड़ का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे जगदीप धनखड़ ने उतरते ही गांव की धरती को नमन किया। इसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने गांव में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय के नए भवन की नींव भी रखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने भारतेंदु जी के मातृभाषा प्रेम का स्मरण करते हुए नई पीढ़ी में भी मातृभाषा के प्रति गौरव जागृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। किसी भाषा का किसी भाषा में अनुवाद से शब्दों में भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाता है, लेकिन भाषा भावनात्मक जुड़ाव भी करती है, अपनत्व का जुड़ाव भी करती है और निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से हमारे परिवारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे आध्यात्मिक को जोड़ने का काम भी करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड का शुभारंभ किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक रैली का ये आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में शामिल होने वाले बाइकर्स को शुभकामनाएं दी। आज जो बाइक रैली, फ्रीडम बाइकर्स रैली, जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक निजी टीवी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रहने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले ट्रंप ने कहा कि कोई आसान काम नहीं है जो वो कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान का दौरा कर सरकार और देश के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं, जो इस समय अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई विशाल प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान महासचिव गुतेरेस ने पाकिस्तानी नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण हुई इस तबाही पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदमों को लेकर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बैठक करने की बात कही। पाकिस्तान पिछले 30 वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिससे देश में लगभग 1350 लोगों की जान जा चुकी है और जून की शुरुआत से लगभग 1/3 पाकिस्तान जलमग्न है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नजर शेयर बाजार पर। आज सेंसेक्स 357.53 अंकों की बढ़त के साथ 60,045.75 पर खुला। वहीं निफ्टी 124.6 अंकों की बढ़त के साथ 17,923.35 पर खुला। शेयर बाजार के बाद बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले को टीम इंडिया ने 101 रनों के बड़े अंतर के साथ अपने नाम किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के नाबाद 122 रनों की बदौलत 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 1021 दिन के बाद अपने इंटरनेशनल करियर का 71वां शतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है और अब वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में खेले जा रहे डायमंड लीग फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब
वादलेचो को पछाड़ दिया। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका। नीरज ने अपने दूसरे थ्रो में ही गोल्ड मेडल पक्का कर लिया। नीरज ने तीसरे थ्रो में 88, चौथे में 86.11, पांचवें में 87 और छठे में 83.6 मीटर भाला फेंका। वादलेचो ने नीरज के साथ ओलंपिक में मेडल जीता था। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 9 सितंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 9 सितंबर वर्ष 1974 में कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ। इन्होंने करगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा और इनके साथी सैनिकों ने तोलोलिंग और हम्प पर कब्जा किया था। इसके बाद इस टुकड़ी का अगला टारगेट था पॉइंट 5140। बत्रा के नेतृत्व में भारतीय जाबाजों ने 19 जून को इस पॉइंट को भी जीत लिया। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी को संदेश दिया था, ये दिल मांगे मोर, मतलब हमने पॉइंट 5140 को फतेह कर लिया है। करगिल युद्ध के दौरान ही जुलाई 1999 में कैप्टन बत्रा शहीद हुए। 2003 में करगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनी, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। और वहीं 2021 में आई हिंदी फिल्म शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। 9 सितंबर वर्ष 1791 में वाशिंगटन DC का नाम तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया। इसे जुलाई 1790 में अमेरिका की राजधानी घोषित किया गया। वर्तमान में वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नवंबर 1800 तक वाशिंगटन DC राजधानी के रूप में पूर्ण आकार ले चुका था। इसी बीच 1776 से 1800 तक फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका की अस्थायी राजधानी रही। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को सम्मानित करने के लिए इस जगह का नाम वाशिंगटन रखा गया। 9 सितंबर वर्ष 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे, जिन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे एक लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष के अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।